नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें हमने पहले लेक्चर में क्या देखा। पहले लेक्चर में हमने प्रस्तावना को देखा, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना के आधारभूत कुछ तत्वों की हमने वहाँ पे बात की थी, और उसके बाद प्रस्तावना का कंटेंट देखा था। अब इस लेक्चर में हम प्रस्तावना में जितनी भी शब्दावलियाँ हैं, जो प्रस्तावना में एक शब्दावलियाँ दी हुई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों की परीक्षा में ये आता ही आता है। और अभी रिसेंट में यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम भी होंगे। एमपी पीएससी जो 2020 का दे रहे हैं या 2019 का भी दे रहे हैं, उनके भी सिलेबस में है। और इसके अलावा वनडे एग्जाम में भी आजकल यहाँ से प्रश्न निकलते ही हैं। इस कारण से हम उस फॉर्मेट के लेते हुए कि सभी का कवर हो जाए, यहाँ कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, पूरे एक एक टॉपिक कवर किए जा रहे हैं और एक एक बिंदु कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा में आए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के आप देखेंगे प्रश्न पत्र भी इंक्लूड रहेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे तो प्रस्तावना से जितने भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसमें से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करें, तब समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं प्रस्तावना की शब्दावलियाँ। और शब्दावलियाँ शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे यहाँ कई रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, कई वीडियो डलती रहती हैं, और अदर जो लेक्चर है उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए समय न जाया करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि समय ही सबसे ज़्यादा बलवान है और समय को पैसे की तरह यूज करना चाहिए। तो देखिए, प्रस्तावना हमने देखा। प्रस्तावना में कुछ शब्दावलियां हैं। प्रस्तावना में कुछ शब्दावलियां हैं जो कि मुख्य परीक्षा के आधार बिंदु कहलाते हैं। जैसे पहली ही बात क्या है, हम भारत के लोग। बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, बहुत ज़्यादा लोग जटिल कर देते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ले जाके, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम भारत के लोग, प्रस्तावना में सबसे पहली लाइन ही लिखी है, हम भारत के लोग। इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब निकलता है कि प्रस्तावना का शुरुआती अंग ही भारत के लोग हैं। तो प्रस्तावना की जितनी भी शक्ति रहेगी, प्रस्तावना को बनाने का जितना भी कार्य रहेगा, प्रस्तावना को संपादन का जितना कार्य रहेगा, वो किसका रहेगा? हम भारत के लोगों का। मतलब प्रस्तावना के ऊपर भी हैं भारत के लोग, प्रस्तावना भारत के लोगों से ऊपर नहीं है। हम ही ने प्रस्तावना को बनाया है और हम ही प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस कारण से शब्दावली को लिया गया है। तो इसके अंतर्गत हम भारत के लोग ही सर्वे सर्वा हैं। ठीक है भाई, हम ही ना है। यदि हम मानेंगे तो है, नहीं मानेंगे तो नहीं है प्रस्तावना। इस कारण से हम भारत के लोगों की तरफ इंगित किया गया है, इशारा किया गया है। उसके बाद हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या निकलता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपके अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत ही सरल अर्थों में आप समझेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है आप अपने निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं, आप जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। आपके ऊपर ना कोई आंतरिक हस्तक्षेप है और ना कोई बाहरी हस्तक्षेप है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आप एक पिता हैं और आपको कोई निर्णय लेना है, तो उसके लिए ना आप बच्चों से पूछने के लिए बाध्य हैं और ना ही समाज से पूछने के लिए बाध्य हैं। जो आपको लगता है कि हमारी आजीविका के लिए, हमारी तरक्की के लिए करना जरूरी है, तो आप करेंगे। कुछ इसी प्रकार की जो बातें हैं देश के संदर्भ में हैं। जब देश कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेता है या देश की बात आती है कि देश की सुरक्षा के कारणों की आप बात देखेंगे, जिसमें अभी भारत चाइना रिसेंट में गलवान घाटी का कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, तो भारत ने क्या किसी के आगे हाथ फैलाया? नहीं फैलाया। हमने यूनाइटेड नेशन की मदद नहीं ली, हमने विश्व में किसी भी देश की मदद नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम संप्रभु देश हैं। वास्तव में संप्रभुता की परिभाषा वहीं से झलक जाती है। तो करेंट का ये टॉपिक संप्रभुता को समझाने के लिए बहुत पर्याप्त है। इस कारण से संप्रभुता का सीधा अर्थ होता है अपने निर्णय लेने के लिए, अपने कार्य करने के लिए बाहरी और आंतरिक प्रभुसत्ता से स्वतंत्र होना। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ना आंतरिक ना बाहर। तो यानी ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को दो भाग में, आंतरिक और बाह्य। बाह्य में आप वैश्विक संदर्भ में ले सकते हैं, जैसे विश्व का दबाव होता है। आजकल अमेरिका दबाव बना देता है कि भारत ईरान से पेट्रोल नहीं लेगा, लेकिन भारत यदि चाहे तो ईरान से पेट्रोल ले सकता है, क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। और आंतरिक में आप देखेंगे राज्यों के क्रम में राज्य दबाव बनाते हैं सेंट्रल के ऊपर, लेकिन राज्यों का सेंट्रल के ऊपर दबाव बनाना क्या वास्तव में सार्थक हो पाता है? उस मात्रा तक जितना चाहिए नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि केंद्र यहाँ पे संप्रभु है। हमारे संविधान की रचना ही कुछ एकात्मक प्रकार की है कि पहले तो आप राज्यों को बोल देते कि आप बढ़िया
संपूर्ण प्रभु संपन्न आप भी हैं, ये भरोसा दिला देते हैं। लेकिन जब मौके की बात आती है, जब कोई विपदा की बात आती है, तो केंद्र वहाँ पे पिता बन के खड़ा हो जाता है, बोलता है आप कुछ निर्णय नहीं लोगे, आप बच्चे हो, जो निर्णय लेना है हमें लेना है। इस कारण से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तीसरी बात करते हैं हम, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए क्या है कि पढ़ने का ट्रेंड सरल होना चाहिए, कठिन तो किताबें भी हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ने का फायदा ही क्या है कि जिसको हम समझ ना पाए, इस कारण से हम उसी पे फोकस करेंगे जो हम समझ सकते हैं। तीसरी बात, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक। देखिए लोकतंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र भी बोल सकते हैं ना, गणराज्य व्यवस्था में देखते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए लोकतंत्र, लोक मतलब क्या होता है? लोग, लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र मतलब लोगों का प्रशासन। तो आप देखते हैं भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भारत में जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के हिसाब से ही वो काम करते हैं, यानी जनता ही उन्हें निर्वाचित करती है और जनता स्वयं को शासित करवाती है कि लीजिए हम आपको चुन लिए हैं, अब आप हमारे हित के अनुसार, हमारे कल्याण के अनुसार कार्य करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बोलबाला किसका रहेगा? जनता का रहेगा। तो ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है जो अभी आप देख रहे हैं। गणराज्य में आप देखेंगे आज हमारे यहाँ जितने भी राष्ट्र प्रमुख हैं, चाहे आप राष्ट्रपति ले लीजिए, तो राष्ट्रपति क्या वंशानुगत है? पहले राष्ट्रतंत्रात्मक व्यवस्था चलती थी, तो क्या वंशानुगत है? नहीं। अब राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और चुनाव होके ही राष्ट्रपति सिलेक्ट होते हैं। इस कारण से अब गणराज्य व्यवस्था भी हमारे पास है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य व्यवस्था के संदर्भ में आप ये समझ लीजिए। उसके बाद अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है। समाजवादी से आप क्या समझते हैं? समाजवादी, देखिए समाजवादी शब्द से आप क्या समझते हैं? जब ये समाजवादी शब्द प्रस्तावना में मेंशन नहीं किया गया था तो उसके पीछे विद्वानों का क्या तर्क था कि समाजवादी एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है जिसपे संपूर्ण कंट्रोल जो होता है, यानी संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है? राज्य का होता है। इस तरह का तर्क देके इसको पहले संविधान में, हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। लेकिन एक 42वां अमेंडमेंट होता है 1976 में, 42वां 1976 में अमेंडमेंट होता है, जिसके बाद आप देखेंगे 3 जनवरी 1977 को समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में निहित कर दिया जाता है। और समाजवादी शब्द की जो अवधारणा है वो व्यापक ली जाती है, व्यापक अर्थों में, मतलब कहने का मतलब इसको बहुत फैलाया जाता है और कहा जाता है कि समाजवादी व्यवस्था का मतलब है सामाजिक समानता, समानता। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे राजनीतिक और आर्थिक शोषण की समाप्ति इसका प्रमुख उद्देश्य। लिखवा इसलिए रहा हूं कि आप लिख लीजिए, ये सब नोट करते चलिएगा। मुख्य परीक्षा भी जो देने वाले हैं और जो आगे देंगे, तो हर प्रकार की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है समाजवादी। तो ये समाजवादी का मतलब आप समझ गए हैं कि राज्य का ही ये कर्तव्य होगा। अब यहाँ राज्य का मतलब ये वाला राज्य नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समझ ले। राज्य का मतलब यहाँ पूरे राष्ट्र से है, एक देश से है। तो जहाँ जहाँ राज्य आप देखेंगे आर्टिकल 12 में जैसे राज्य को परिभाषित किया गया है, तो इसका एक कतई मतलब नहीं कि राज्य का मतलब बस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार होता है। राज्य का मतलब एक संपूर्ण राष्ट्र की अवधारणा को यहाँ पे इंगित किया गया है। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो राज्य के नागरिक हैं उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था हो सकती करेंगे। तो इस कारण से इसको समाजवादी तत्व को प्रस्तावना में निहित किया गया। फिर आता है पंथ निरपेक्षता। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं पंथ निरपेक्षता, नोट करते चलिएगा। क्या है कि आप लोग बहुत कठिनाई से पढ़ते हैं सब चीजों को, रखने लगते हैं पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता क्या है। और मैं चाहता हूं कि आप इतने आसानी से पढ़ें कि आप मुख्य परीक्षा भी आराम से निकाल लें, और पढ़ने का यही ट्रेंड है। देखिए पंथ निरपेक्षता, देखिए पंथ निरपेक्षता ये शब्द भी आपको क्या सिखलाता है? पंथ तो पहले ही हो गया, निरपेक्षता मतलब दूरी बनाना, पंथ से दूरी बनाना। लेकिन पंथ से दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप
पंथ का विरोध कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं कि पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें सम्मिलित है। देखिए, पहली बात तो ये कि राज्य के संदर्भ में और व्यक्ति के संदर्भ में दो अवधारणाएं आती है पंथ निरपेक्षता की, एक राज्य और एक व्यक्ति। लिख लीजिए, बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, राज्य और व्यक्ति, है ना, क्योंकि आप सामान्यतः आप राज्य ही पढ़ते हैं, व्यक्ति नहीं पढ़ते, इसलिए व्यक्ति के संदर्भ में जान लीजिए। तो राज्य के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, राज्य ना तो किसी पंथ को, पंथ से यहाँ धर्म ले सकते हैं, राज्य किसी पंथ या धर्म को ना तो समर्थन देगा और ना ही विरोध करेगा। ठीक है, इसको आप संवैधानिक लैंग्वेज में ना तो प्रोत्साहन देगा और ना तो हतोत्साहित करेगा, ये देख सकते हैं। तो देखिए, राज्य किसी भी पंथ किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। कहने का मतलब कि जैसे हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे कि हम हिंदू धर्म को बढ़ावा दें, हम मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दें, ये राज्य का काम नहीं है। ये काम किसका है? अपने धर्म को बढ़ाने का। ये काम है व्यक्तिगत जनता का है ना, हमारी धार्मिक आस्थाओं का विषय है। इस कारण से देखिए, व्यक्ति के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ? व्यक्ति के संबंध में पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि आप अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म को माने और दूसरे के धर्म का आदर करें, है ना। इसको बोलते हैं सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। अक्सर आप करंट में देखते हैं धार्मिक सहिष्णुता वर्ड हाईलाइट रहता है। तो क्या है सहिष्णुता? क्या उसका वास्तविक मतलब आपको पता है? देखिए, सहिष्णुता का मतलब होता है कि अपने धर्म का आदर करते हुए दूसरे के धर्म की बातों को सुने और उनके धर्म का भी आदर करें। कहने का मतलब ये कि अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझे, दूसरों की धार्मिक भावनाओं को समझे, है ना, उनकी पूरी बातें सुने, समझें और उनका समर्थन करें। तो ये है धार्मिक सहिष्णुता, जिसे आप धार्मिक सहनशीलता के संदर्भ में भी आप समझते हैं, जो कि आजकल बहुत कम हो गई है। कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हो जाती हैं या कुछ क्षेत्रीय दल हो जाते हैं, तो वो क्या है, राजनीतिक चने सेकने लगते हैं इस कारण से, इस मुद्दे को उठा के कि आजकल धार्मिक असहिष्णुता है। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं अभी हाल में ही आप देखेंगे कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। राम मंदिर का जो भी निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यहाँ पे जनता को ध्यान में रख के बिल्कुल नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए किसका इस्तेमाल किया? आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का। पुरातत्व विभाग ने जब बाबरी मस्जिद का पूरा निर्णय देखा तो बाबरी मस्जिद की उन्होंने वहाँ पे खोज की, बाबरी मस्जिद के साक्षी खोज की, तो उन्होंने पाया कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है पहले से ही किसी नींव के ऊपर किया गया। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि बाबरी मस्जिद यहाँ पहले से नहीं थी, बाबरी मस्जिद से पहले भी कोई यहाँ ना आधारभूत स्तंभ यहाँ था जिसको तोड़कर ये बनाया गया है। इस कारण से वहाँ जब अनेक साक्ष्य मिले जो कि हिंदू धर्म के, है ना, अपने राम राज्य के प्रमाण से संबंधित थे, इस कारण से आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट ने कोर्ट में ये सबूत प्रस्तुत किया और उसके बाद संपूर्ण जनता ने उसे सहर्ष तरीके से स्वीकार किया। देख लीजिए, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई भी विरोध नहीं हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। तो ये आज की आधुनिक जनता है, ये सब समझती है, हम सभी एक हैं और हम सभी को सभी के धर्म का आदर करना चाहिए। हम यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ सकते हैं। हमें देखिए, कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय है उनका सम्मान करना चाहिए और हमने किया भी। तो ये हमारे भारत की वास्तविक पंथ निरपेक्षता की स्थिति को दर्शाता है, कहने का मतलब ये। उसके बाद आप देखेंगे धर्म निरपेक्षता का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे कि आप एक धर्म प्रमुख राज्य बना दें, है ना। एक टर्म आता है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता की स्थिति में क्या होता है कि आप किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा राज्य। कहने का मतलब देखिए, पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक कंट्री है? बांग्लादेश क्या है? इस्लामिक कंट्री है। ईरान क्या है? इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया, ये सब क्या इस्लामिक कंट्री है। तो इन्होंने अपने आप को पंथ निरपेक्षता की स्थिति में रखा ही नहीं, ये पंथ सापेक्षता की स्थिति में है, धर्म सापेक्षता की स्थिति में। तो देखिए, धर्म निरपेक्षता यहाँ नहीं है, यहाँ विद्यमान नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब मुस्लिम राष्ट्र हैं तो जितने अन्य समुदाय के लोग हैं तो उनसे ज्यादा वरीयता इन्होंने उसको दे दी। लेकिन भारत में क्या ये कहा जाता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है? सामान्य बोलचाल की भाषा में भले कहें, हम जनता कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं,
यूनाइटेड नेशन ने कई बार घोषणा की कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन क्या भारत के संविधान में ये चीज इंगित है, ये शब्द इंगित है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है? क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। हमारे यहाँ सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों को बराबर आदर सम्मान दिया जाता है। इस कारण से हम किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी धर्म हैं सबको यहाँ बराबरी का महत्व दिया गया है। इस कारण से हम धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी धर्म के कारण हम अपने एक धर्म को प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान करेंगे, तो धर्मनिरपेक्ष हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर स्पष्ट करने को आ जाता है। इस कारण से आप समझे। फिर देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। 3 प्रकार के न्याय की संकल्पना दी गई है। पहली कौन सी है? सामाजिक। दूसरी बात की गई है आर्थिक। तीसरी राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। 3 प्रकार के न्याय की संकल्पना है। सामाजिक न्याय में आप देखेंगे कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सभी व्यक्ति समाज की नजरों में बराबर हों और समाज में उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको समानता के स्तर पर लाया जाए। कहने का मतलब यह है कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, क्षेत्रीयता, है ना, स्थान, निवास, किसी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये कर्तव्य राज्य का है। और सामाजिक समानता, ये सामाजिक न्याय की संकल्पना में आप सबसे पहले इसके उदाहरण की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 17 वो आधार प्रस्तुत करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत। इसके अंतर्गत आप देखेंगे सिविल एक्ट आता है 1955। सिविल एक्ट 1955 बनाकर देखिए, समाज में जो भी लोग समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए थे, उन्हें समाज में उच्च सम्मान प्राप्त नहीं था, बराबरी का सम्मान प्राप्त नहीं था, तो उनके न्याय के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सिविल एक्ट 1955 लाया गया, जिसके कारण आप देखेंगे कि यदि आप भेदभाव करते हैं तो आप इसके अंतर्गत दंडित किए जाएंगे, इस कानून के अंतर्गत। तो ये आप देखेंगे इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं भी इंक्लूड होती हैं, सीआरपीसी की धाराएं भी इंक्लूड होंगी, है ना, इंडियन पीनल कोड की पूरी धाराएं इंक्लूड होती हैं। तो आप देखेंगे सिविल एक्ट में जब पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। देखिए, किसी व्यक्ति को यदि उपाधियां दे दी जाए ना तो वो व्यक्तियों के समुदाय से अलग हो जाता है, मतलब एक श्रेष्ठ भावना का यहाँ पे प्रमाण हो जाता है कि वो श्रेष्ठ है, सामान्य जनता के हिसाब से नहीं है, वो पहुंच से परे है। तो देखिए, लेकिन उपाधियों का अंत केवल सभी क्षेत्रों में करके केवल 2 क्षेत्रों को छोड़ा गया है, एक सेना का क्षेत्र और एक शैक्षणिक क्षेत्र, क्योंकि ये योग्यता के अर्जन पे विश्वास करते हैं, है ना। सेना के क्षेत्र में उपाधि देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेना हमारा प्रतिनिधित्व करती है, हमारे देश की रक्षा करती है। इस कारण से उन्हें उपाधियां देना, उन्हें गौरवान्वित करना हमारा प्राइमरी ड्यूटी है, हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। उसके बाद शैक्षणिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें भी उपाधि देना हमारा प्राथमिक कार्य है, क्योंकि अमूमन शिक्षक, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो हमसे ऊपर हैं, ये हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन उसके अलावा अन्य में आप देखेंगे, जैसे पद्म विभूषण सामाजिक सम्मान के लिए दे देते हैं, या कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो देखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलता तो है, कई बार क्वेश्चन होता है कि सर पद्म विभूषण, पद्म भूषण इनको मिलता है, तो फिर इनको ये टाइटल कैसे मिल गया? तो देखिए, इनको मिलता जरूर है टाइटल, लेकिन ये अपने साथ नहीं लगा सकते। उपाधियों का अंत कहने का मतलब ये कि जैसे राजकुमारी अमृता कौर पहले लिखती थी, फिर राजकुमारी को हटाया गया। उसी प्रकार जैसे अमिताभ बच्चन स्टेज में आए, तो ये नहीं कह सकते कि मैं अमिताभ बच्चन, मैं पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन, उन्हें मैं अमिताभ बच्चन ही कहना पड़ेगा, तो पद्म विभूषण वो नहीं लगा सके। जनता का प्यार अलग है, जनता की भावनाएं अलग है कि वो उनके नाम के साथ जोड़ दें, बाकी वो उपाधि यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सामाजिक समानता का ही लक्षण है। आर्थिक में आप देखेंगे, आर्थिक समानता में बहुत अच्छा हालिया संदर्भ में देखेंगे 16 का आर्टिकल 6, जिसमें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात की गई है। कितने परसेंट? 10% आरक्षण की बात की गई है ना। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक न्याय की जो संकल्पना थी, संविधान ने इसको स्पष्ट कर दिया। बहुत अच्छा निर्णय था संविधान का। इससे आर्थिक रूप से जो भी वर्ग पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से जो भी लोग हताहत थे और अयोग्यता होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उनके लिए एक समान न्याय का प्रतीक होता है। तो ये चीजें आप देखेंगे, महिलाओं के लिए, पुरुषों, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। महिलाओं, बच्चों, है ना, के लिए कुछ आर्थिक अधिकार भी
सुनिश्चित किए जाते हैं राज्य द्वारा। तो ये देखिए, ये सब क्या है, ये आर्थिक न्याय की ही संकल्पना है। जिनको आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है उनको भी बढ़ाइए आप। उसके बाद देखिए राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में आप देखेंगे निर्वाचन आयोग को क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया कि आप निष्पक्ष तरीके से वोट दे सके, निष्पक्ष तरीके से आप अपने वोट का अधिकार जान सके, निष्पक्ष तरीके से आप भी चुनाव लड़ सके। आपको राष्ट्रपति बनने तक का अवसर प्राप्त है, तो क्यों प्राप्त है? क्योंकि वो राजनीतिक न्याय की ही संकल्पना प्रस्तुत करती है। आज कोई व्यक्ति, चाहे हम हो आप हो, देखिए करे न करे अलग बात है, लेकिन जो हमारी योग्यता है, जो अर्हता है, वो राष्ट्रपति उम्मीदवार तक जाने की है। तो भारत में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये राजनीतिक न्याय का ही प्रतीक है, राजनीतिक न्याय की ही संकल्पना है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में ये सब बातें हैं। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। इनसे प्रश्न जरूर निकलेंगे। अभी यूपीएससी का एग्जाम है, वहां भी निकलेगा। करंट से तो निकलना ही निकलना है। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आप देखते हैं आर्टिकल 19 में देख लेते हैं ना, अनुच्छेद 19 में देखते हैं, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जिसमें पहले ही कहा गया है ना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता। और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अभिव्यक्ति किसी भी रूप से कर सकते हैं, मौन रह के कर सकते हैं, इशारे करके कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग बना के कर सकते हैं, है ना, या फिर प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। तो विचार अभिव्यक्ति किसी भी रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, संविधान में दिया हुआ है। फिर देखिए, दूसरी बात की गई कि विश्वास, धर्म, उपासना। देखिए, मुख्य तीनों वर्ड जुड़े हुए हैं आपके धार्मिक आस्था से, जिसमें आप आर्टिकल 25 से 28 जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार से लेके है। और उसमें एक बात तो साफ तौर पे कर दी गई है कि आप अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए, है ना, धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपने धर्म में विश्वास कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और अपने धर्म की उपासना करना, धर्म का आचरण करना, धर्म को बढ़ाना, धर्म का मैनेजमेंट करना, यानी प्रबंधन करना, धार्मिक संस्थान खोलना, ये सब क्या है? ये आपके धार्मिक आस्था, धार्मिक उपासना, धार्मिक विश्वास का ही विषय है। तो इस कारण से प्रस्तावना में इंगित कर दिया गया है, या जो यहाँ स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे, ये चीजें आपने समझ ली। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 शब्द और आते हैं। एक एक शब्द को हम उठा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, ये राज्य का कर्तव्य है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब क्या? देखिए, प्रतिष्ठा का मतलब होता है गरिमा, जो आगे भी पढ़ेंगे आप, है ना। अवसर की समता मतलब सभी को समान रूप से अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए समान न्याय उपलब्ध होना चाहिए। जिसके अंतर्गत आप प्रतिष्ठा की समता में आप देखेंगे कि देखिए, उपाधियों का जो अंत है आर्टिकल 18, वो वास्तव में क्या है? प्रतिष्ठा की समता का ही है। प्रतिष्ठा की समता का ही प्रतिचित्रण है, प्रतिष्ठा की समता को ही इंगित करता है। और अवसर की समानता तो आप देख रहे हैं, आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(5), आर्टिकल 16(6) जो मुख्यतः रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं? ये आपको अवसर की समानता तक ले जाते हैं। इसमें ना सिर्फ SC, ST, OBC, बल्कि इसमें तो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण की बात भी की गई है ना। ये शिक्षण संस्थानों में है। और इसके बाद ये नियोजन के पद यानी सर्विस में ये 10% आरक्षण की बात की गई है। और ये आरक्षण समाज के हर तबके को प्राप्त है। अब कोई भी तबका वंचित नहीं रह गया है। तो ये अवसर और प्रतिष्ठा की समता नहीं है तो और क्या है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लिखने को आएगा तो आप आराम से बना लेंगे। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा तो आप समझते ही हैं, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। गरिमा तो आप समझ गए, गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत आप बच्चों और महिलाओं को कुछ अधिकार देख लेंगे, है ना। गरिमा में आपको वो मानव उचित दशा मिलेगी काम करने की,
जिससे आपका मान सम्मान भी बना रहे और आपको रोजगार भी प्राप्त होता रहे। ये राज्य का कर्तव्य है। आपको किसी ऐसे माहौल में काम ना करना पड़े जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बच्चों को आर्टिकल 24 आप देखेंगे, इसका बहुत अच्छा प्रमाण है कि बच्चों को कारखानों में आप नहीं डाल सकते हैं, कारखानों में काम के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या है, उनके सुकुमार अवस्था, उनके मानव उचित दशा है ना, जो दशा उन्हें चाहिए, उनकी गरिमा प्रतिष्ठा, उनके मानसिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों की समाप्ति के लिए ही ये आर्टिकल प्रयोग में लाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो देखिए ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, एकता और अखंडता। कई बार तो ये शब्द यूज होता है, एकता अखंडता 42वें अमेंडमेंट द्वारा दोनों वर्ड जोड़े गए हैं, लेकिन ज्यादातर उल्लेख मिलता है कि एकता तो पहले ही था, अखंडता शब्द जोड़ा गया है ना। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ना, वो 42वें अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था और 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में लिखित किया गया था। इसके बाद अखंडता को भी वही 42वां अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, जो कि 3 जनवरी 1977 को ऐड हुआ था। अब देखिए एकता अखंडता की बात है, सभी जानते हैं एकता का मतलब क्या होता है। एकता का मतलब होता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत बहुसंस्कृति वाला देश, बहुत सारे संस्कृति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे आप देखेंगे साधु सन्यासी, हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की भावनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इकहरी नागरिकता मिलती है, हमें भारत देश के नागरिक कहलाने का हक मिलता है। तो ये भारत की एकता को प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारी संस्कृति होने के बावजूद भी हम कहते हैं हमारी संस्कृति भारतीय है। तो ये क्या है, हमारे एकता का परिलक्षण है। तो इस कारण से आप समझे कि एकता भारतीय बहुसंस्कृति और बहुविचारधारा में एकता का समायोजन करता है ना, सामंजस्य स्थापित करता है। ये महत्वपूर्ण है। अखंडता 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। अखंडता का मतलब क्या हो गया, अखंडता का मतलब जो कभी न टूटे। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। और भारत राज्यों के संघ में इसमें डिफाइन कर दिया गया कि भारत का जो संघ क्षेत्र है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। एक बार इसमें सम्मिलित हो गया तो चाह के भी इससे वापस नहीं आ सकता है। और इसी कारण से भारत के जो राज्य है पृथक होने की मांग कभी कभी करते हैं, है ना। भारत के कुछ राज्य से जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ तो मांग नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान उसे अपने मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि जूनागढ़ ने विलय पत्र में साइन किए थे, वो भारत के संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा है। आप चाह के भी उसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेंशन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। जबकि अमेरिका में आप देखेंगे राज्यों के संघ की परिकल्पना नहीं है, वहां पे परिसंघ की बात की गई। परिसंघ की बात क्यों की गई है, क्योंकि जब अमेरिका आजाद होता है तो अमेरिका में आप देखेंगे बहुत सारे राज्य रहते हैं, वहां राज्य अपने आप में एक देश के ही बराबर है। तो देखिए राज्य बहुत सारे रहते हैं और वो सब स्वतंत्र रहते हैं। तो उन्होंने एक आपस में समझौता किया था कि चलिए हमें भी सुरक्षा की जरूरत है, हमें भी आर्थिक विकास की जरूरत है, इस कारण से हम सब एक हो जाते हैं और अपने संविधान का निर्माण करते हैं। तो वहां पे समझौते का परिणाम है। लेकिन एक बात वहां और है कि यदि कोई भी भविष्य में वहां का देश या राज्य यदि चाहता है कि हमें इससे अलग होना तो हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, है ना। भारत में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इस कारण से आप ये देख लेंगे अखंडता, अखंडता हमारे यहाँ कूट कूट के भरी हुई है। तो इस कारण से ये शब्द मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एकता और अखंडता। उसके बाद एक शब्द और बचा है, क्या बचा है एक शब्द, बंधुता। अब बंधुता को भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। और इसे सामान्य अर्थों में बंधुता को आप भाईचारा बोलते हैं, है ना। देखिए बंधुता का व्यापक अर्थ क्या लिया जाएगा। देखिए भारत है ना, विभिन्न धर्म है, विभिन्न आस्थाएं हैं, है ना, रहन सहन है, रीति रिवाज के अलावा आप देखेंगे कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं। लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद भारतीय लोग आपस में सामंजस्य बनाकर रहते हैं,
सामंजस्य बनाकर रहते हैं। देखिए आज कोई भी भेद नहीं है, आप लोग कहते जरूर रहते, लड़ते जरूर रहते हैं। हमारे यहाँ बाकायदे हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक कमरे में सोते हैं, एक थाली में भोजन लेते हैं। तो इस कारण से अब भारत बंधुता का प्रतीक हो चुका है। ये केवल कुछ राजनीतिक चिंगारियां हैं जो बात बात में आपको भड़काएंगी, बात बात में सुलगाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ रह नहीं गया है। क्योंकि 99% आप देखेंगे, लगभग 95% के आसपास जनता को देखेंगे तो ये बंधुता उनके अंतर्गत आ चुकी है और वो अब हर धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, हर धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, हर धर्म की तारीफ करते हैं, किसी धर्म की बुराई नहीं करते, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। और तो बंधुता का मतलब देखिए एक सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य है, ये आप समझ लीजिए, है ना। सामाजिक सामंजस्य है जो परस्पर हितों को ध्यान रखता है। परस्पर हितों को ध्यान देता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत ही आसानी से, इसलिए मैंने समझाया है, क्योंकि कठिन पढ़ने के लिए, कठिन समझने के लिए किताबें हैं। तो अब आप किताब भी पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं है एक बात। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 3 शब्दावली है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। अंगीकृत का मतलब क्या है? शामिल करना, संविधान में हम प्रस्तावना को शामिल करते हैं। अधिनियमित का मतलब क्या है? अधिनियमित का मतलब प्रावधानित करना या लागू करना, लागू करने का चरण है। ठीक है। और आत्मार्पित का करने का मतलब क्या कि अब हम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि हमने ही तो तैयार किया है। तो आत्मार्पित का मतलब ये प्रस्तावना या संविधान को हम आत्मा से स्वीकार करते हैं। तो ये सब प्रस्तावना की शब्दावलियां थी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही साधारण शब्दों में हमने इसको समझाया है, बहुत ही टिपिकल नहीं किया है, क्योंकि टिपिकल करना मेरा काम नहीं है, विषय को आसान बनाना मेरा काम है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। हर एग्जाम में आजकल प्रस्तावना से क्वेश्चन निकल रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इवन आप देखेंगे एसएससी टियर 1 एग्जाम में भी प्रस्तावना से 2nd पैरा और 6th पैरा से क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सीधे सीधे पैराग्राफ से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं और इन शब्दावलियों से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। यूपी पीसीएस और गुजरात पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, इन सब में आप देखेंगे इससे क्वेश्चन लगातार बन ही रहे हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे। इस कारण से हमने इसको थोड़ा डिटेल देखा है और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और यदि सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका ही काम है शेयर करना।